हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु। वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों जैसा कि हमने बहुत सारी वीडियोस पे रिएक्ट कर दिया जो कि इंडिया और नेपाल बॉर्डर से रिलेटेड थी, जिन पे इतने सारे अभी लोग आवाज़ उठा रहे थे, जैसे कि रमेश प्रसाई जी का वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले मैंने रमेश प्रसाई जी का वीडियो अपलोड किया था। उस पर लोगों ने बहुत कमेंट किया कि ध्रुव राठी ने, जो कि इतने बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने अपना एनालिसिस निकाला है, इंडिया और नेपाल का एनालिसिस निकाला है कि इसमें काला पानी का जो रीजन है, काला पानी, लिपुलेख और लिम्पेधुरा, ये किसके अंदर आता है, नेपाल के अंदर या भारत के अंदर। तो ध्रुव राठी के फैंस नेपाल में भी हैं, मुझे पता नहीं था। लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में मतलब इतने लिंक दे दिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मैसेज आए कि ध्रुव राठी का वीडियो आप रिएक्ट कीजिए। उन्होंने बहुत अच्छा एनालिसिस करके बताया है। मैंने भी देखा ध्रुव राठी का वीडियो। चलिए उसको आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और जानते हैं कि उसमें उन्होंने बोला क्या है और किस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया है इस पूरे मुद्दे को, जो कि डिस्प्यूटेड एरिया था, और ये मुद्दा क्यों शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, उन्होंने पूरा हर एक चीज़ डिटेल में बता रखी है। तो चलिए इनकी वीडियो देखते हैं, उसके बाद बाकी का डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे, पूरा डिटेल में करेंगे। इसलिए वीडियो पूरी एंड तक देखिए, जिससे कि आप लोगों को भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ओके, और ये जो मुद्दा है इसको लड़ाई झगड़े के अंदर कन्वर्ट मत कीजिए। दोनों देश को इसके अंदर बैठ के बातचीत करनी चाहिए और वो बातचीत करके इसको पूरा सॉर्ट आउट कर देंगे। बहुत समझदार है हम लोगों की गवर्नमेंट, वो इसको बहुत इजीली, बहुत अच्छे से, आराम से इसको सॉर्ट आउट कर देंगे, क्योंकि हमारे जो रिलेशन है इंडिया और नेपाल के, पूरी दुनिया में ऐसे रिलेशन किसी भी कंट्री के साथ नहीं है, क्योंकि हम लोगों का बॉर्डर ही नहीं है। नेपाल के लोगों को इंडिया आने के लिए कोई वीज़ा नहीं चाहिए और इंडिया के लोगों को नेपाल में जाने के लिए कोई वीज़ा, कोई बॉर्डर, कोई पासपोर्ट वगैरह ऐसा कुछ चाहिए ही नहीं। तो हम लोगों के रिलेशन ऐसे हैं जैसे कि दोनों एक ही कंट्री हैं, क्योंकि है ही, मैं तो ये मानता हूँ कि दोनों एक ही कंट्री हैं, एक ही रिलीजन है, एक ही फेस्टिवल्स हैं, सब मिलके रहते हैं। तो इसको हमें मिलके रहना चाहिए और रिक्वेस्ट करना है गवर्नमेंट से कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करे और हम लोगों का जो प्यार, जो स्वभाव एक दूसरे के प्रति है वो ना बिगड़े। ओके दोस्तों, तो चलिए मैं आपको इस वीडियो को दिखाता हूँ, ध्रुव राठी की वीडियो, जिसमें उन्होंने अपना पूरा एनालिसिस बताया। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप मुझे इंस्टा और फेसबुक में मैसेज करके अपनी रिकमेंडेशन या जो वीडियो आपको लगती है कि उसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई है, वो वीडियो मुझे उस पर मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक मुझे दे सकते हैं, जिससे कि मैं उस पर भी अपना रिएक्शन वीडियो बनाऊँ। ओके दोस्तों, चलिए आप लोगों को ज़्यादा वेट ना कराते लेके चलता हूँ मैं वीडियो की तरफ। लेट्स गो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ कि जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं, ये हम देखने जा रहे हैं ध्रुव राठी के यूट्यूब चैनल से, जिसके कि 3.61 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और इस वीडियो का नाम है इंडिया वर्सेस नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट एक्सप्लेन्ड बाय ध्रुव राठी। ओके, इस वीडियो को देखो, अभी 23 मई को पोस्ट किया गया था, मतलब 2 दिन पहले, और 1.5 मिलियन व्यूज़ इसके हो चुके हैं। मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा इस वीडियो को देखा है और इस वीडियो के लाइक्स भी बहुत सारे हैं, 133 के लाइक्स हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग भी समझते हैं कि कैसा वीडियो शायद थोड़ा लंबा है, तो आप लोग इसको एंड तक देखिएगा और समझते हैं कि पूरा मुद्दा क्या है। ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। 23 मई 2020। नमस्कार दोस्तों, इंडिया के जितने क्लोज रिलेशंस नेपाल के साथ रहे हैं हिस्टोरिकली, दुनिया में किसी और देश के साथ नहीं। इंडियंस और नेपालीज बिना पासपोर्ट वीजा के ना सिर्फ बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, बल्कि एक दूसरे की कंट्रीज में काम भी कर सकते हैं, रह भी सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ दिनों से ये रिलेशंस खराब होने लगे हैं। अभी रिसेंटली नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा था कि इंडिया रिस्पॉन्सिबल है कोरोना वायरस फैलाने के लिए नेपाल में। ऊपर से नेपाल के प्रधानमंत्री ने एक्यूज किया इंडिया को कि इंडिया कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है नेपाल का। दोनों कंट्रीज के बीच में एक बॉर्डर डिस्प्यूट चलने लगा। तो क्या है ये बॉर्डर डिस्प्यूट, क्यों इसकी शुरुआत हुई और कौन यहाँ पर सही है, इंडिया या नेपाल? ये सब चीजें जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में। आइए देखते हैं। ठीक है। ये कंट्रोवर्सी आज से कुछ दिन पहले इंडियन मीडिया में आई, जब नेपाल ने अपने देश का एक नया नक्शा निकाला, अपनी कंट्री का एक नया मैप निकाला और एक ऐसा एरिया अपने मैप में इंक्लूड किया इन्होंने नेपाल के अंदर, जो पिछले मैप्स में नहीं किया था। जो एरिया एक्चुअली में आज के दिन इंडिया के कंट्रोल में। कौन सा एरिया है एग्जैक्टली, आप इनका नया मैप देखेंगे तो जो नॉर्थ वेस्ट टिप है नेपाल की, एक ट्रायंगुलर सा एरिया बाहर आ रहा है, ये वो डिस्प्यूटेड एरिया है। ये एरिया दोस्तों एक्चुअली में ईस्टर्न मोस्ट टिप है उत्तराखंड की। क्या है इस एरिया में? ये अराउंड 300 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है, और जो नॉर्थ मोस्ट गांव कह सकते हो, जगह कह सकते हो है, वो है लिम्पियाधुरा। इसमें जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है इसका, वो है लिपुलेख पास, और साउथ वेस्ट पे गुंजी आता है और काला पानी है इसके साउथ में। तो इन 3 जगहों के बेसिस पे इस एरिया को डिफाइन किया गया है, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी। नेपाल का मानना है कि ये एरिया राइटफुली नेपाल को बिलोंग करता है, और इंडिया का मानना है कि ऑब्वियसली
ये एरिया इंडिया का है। इससे पहले हम इस सवाल पर जाएं कि कौन यहाँ पर सही है, क्या इस ज़मीन की हिस्ट्री है, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत एक्चुअली में 2 इवेंट से हुई थी, जो करीब आज से 6 महीने पहले हुए थे। पहला इवेंट था नवंबर 2019 को कि मोदी सरकार ने एक नया मैप रिलीज़ किया इंडिया का, जिसमें जो काला पानी का रीजन था वो इंडिया के अंदर माना, जिससे नेपाल गवर्नमेंट खुश नहीं। मैंने इस पे अपना रिएक्शन दूसरा इवेंट है 8 मई 2020 का, जब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने एक नई रोड इनॉग्रेट करी, करीब 80 किलोमीटर की रोड जो इंडिया नेपाल के बॉर्डर के साथ साथ जाती है और इस डिस्प्यूटेड एरिया से गुजरती हुई लीपू लेक तक पहुंचाती है। इस रोड का पर्पस बताया गया था कि कैलाश मानसरोवर यात्रा में जाने वाले लोगों को मदद मिले, क्योंकि ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है इसके ऊपर है तिब्बत, जहाँ पे कैलाश मानसरोवर है। इस रोड के बनने से पहले जो कैलाश मानसरोवर पर यात्री जाते थे उन्हें सिक्किम से होकर जाना पड़ता था, 5 दिन की ट्रैक होती थी। इस रोड के बनने के बाद ये गाड़ी से इस चाइना के बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद सिर्फ 2 दिन की ही ट्रैक हुई। इस रोड के इनॉग्रेट होने के बाद नेपाल सरकार इससे बहुत नाराज हुई, क्योंकि इनका मानना था ये लीपू लेक पास नेपाल के अंदर आता है और इनका ये भी मानना था कि अगर इंडिया को रोड बनानी ही थी यहाँ पर तो नेपाल के साथ बैठकर बात करनी चाहिए थी, एग्रीमेंट करनी चाहिए थी ये करने से पहले। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि ये जो एरिया है ये कंप्लीटली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आता है और इसलिए हमने नेपाल से कोई बात नहीं करी, हमने अपनी कंट्री के अंदर रोड बनाई, इसकी जरूरत नहीं। लेकिन हालत बद से बदतर हो गई जब नेपाल में इसको लेकर प्रोटेस्ट होने लगे। 15 मई को इंडियन आर्मी चीफ ने कहा कि नेपाल में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके पीछे चाइना का हाथ है। नेपाल में और गुस्सा हो गया इसको लेकर लोग और फिर नेपाल की सरकार ने अपना ये नया मैप निकाला जिसको लेकर ये पूरा डिस्प्यूट सामने आया। तो सवाल ये उठता है यहाँ पर कि ये डिस्प्यूटेड रीजन एक्चुअली में डिस्प्यूटेड क्यों है और राइटफुली किस कंट्री को ये बिलोंग करता है। आइए इसकी हिस्ट्री देखते हैं। पहले हमारी कहानी शुरू होती है आज से करीब 200 साल पहले 1800s में, जब इंडिया पर ब्रिटिश राज था। ब्रिटिशर्स ट्राई कर रहे थे नेपाल की तरफ एक्सपैंड करने की, और नेपाल में उस वक्त एक किंगडम था, किंगडम ऑफ गोरखा। ब्रिटिशर्स के बीच में और नेपाल के किंगडम के बीच में लड़ाई हुई, जिसको कहा जाता है एंग्लो नेपालीज वॉर ऑफ 1814। 2 साल तक ये लड़ाई चली 1816 तक, जिसके बाद एक ट्रीटी साइन करेगी, ट्रीटी ऑफ सुगौली, ये डिसाइड करने के लिए कि ब्रिटिशर्स कितने एरिया को कंट्रोल करेंगे और नेपाल का जो किंगडम है वो कितने एरिया को कंट्रोल करेगा, कितना एरिया दोनों कंट्रीज को मिलेगा उसको। ट्रीटी ऑफ सुगौली के अकॉर्डिंग नेपाल ने अपना सिक्किम और दार्जिलिंग वाला एरिया लूज कर दिया, वो एरिया ब्रिटिशर्स के पास चला गया, और जो नेपाल का खुद का किंगडम था उसे डिफाइन करने के लिए 2 नदियों का इस्तेमाल किया गया। नेपाल की जो वेस्टर्न बाउंड्री होगी वो महाकाली रिवर के अकॉर्डिंग होगी और जो ईस्टर्न बाउंड्री होगी वो मेची रिवर के अकॉर्डिंग होगी। आज के दिन भी दोस्तों अगर आप नेपाल और इंडिया की वेस्टर्न और ईस्टर्न बाउंड्री देखेंगे क्या है तो वो इन दोनों नदियों के अकॉर्डिंग ही डिफाइन करेगी। बिल्कुल नदी के साथ साथ नेपाल और इंडिया का बॉर्डर चलता है। अब प्रॉब्लम आती है नेपाल के वेस्टर्न बॉर्डर पे। अगर आप इस महाकाली नदी के अकॉर्डिंग चलते रहते हो तो मैं आपको मैप खोलकर दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये उत्तराखंड है और ये नेपाल है। एप्पल मैप्स में बाउंड्रीज को इस रेड लाइन से डिफाइन किया गया है। अगर मैं जूम इन करता हूँ तो आप देखेंगे ये रेड लाइन नदी के अकॉर्डिंग चलने लग रही है। इससे देख सकते हो आप कि कैसे पूरा का पूरा इंडिया नेपाल का बॉर्डर इस नदी के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ इस नदी में तो आप देखेंगे ये नदी चले जा रही है, लेकिन प्रॉब्लम आती है यहाँ पर ये नदी 2 में बट जाती है। एक्चुअली 2 में बटना सही नहीं होगा, ये एक्चुअली में मैं अपस्ट्रीम जाने लग रहा हूँ। तो 2 सोर्सेज से ये नदी आने लग रही है। कौन से सोर्स को यहाँ पर चूज किया जाए बॉर्डर डिफाइन करने के लिए? अगर आप जूम इन करके देखेंगे यहाँ पर तो इनमें से एक सोर्स क्लियरली प्रॉपर नदी जैसा दिख रहा है और दूसरे वाला पतली सी नदी दिख रहा है। तो कॉमन सेंस तो यही कहता है कि मोटे वाले को यहाँ पर यूज कर लो बॉर्डर डिफाइन करने के लिए, क्योंकि वो वाली प्रॉपर नदी है। तो शुरुआत में दोस्तों ब्रिटिशर्स ने यही जो मोटे वाला पार्ट है नदी का, जो वेस्ट वाला पार्ट है उससे बॉर्डर डिफाइन किया। तो ब्रिटिशर्स ने जो मैप्स बनाए अपने उसमें इस वेस्ट वाली नदी को ही यूज किया गया बॉर्डर डिफाइन करने के लिए, और नेपाल को ये एक्स्ट्रा रीजन मिल गया। ये जो मैप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया मैप है 1827 का, और इस मैप में ब्रिटिशर्स ने वेस्ट वाली नदी को चूज किया बॉर्डर डिफाइन करने के लिए। यानी ये जो एक्स्ट्रा ट्रायंगुलर पार्ट है जिसके बारे में आज कंट्रोवर्सी चल रही है, ये नेपाल किंगडम के पास गया। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। कुछ सालों बाद ब्रिटिशर्स ने रियलाइज किया कि जो एक्स्ट्रा पीस ऑफ लैंड हमने नेपाल किंगडम को दे दिया है इसकी काफी जरूरत है, हमें काफी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है इस पीस ऑफ लैंड की, क्योंकि चाइना के साथ ट्रेड करते वक्त ये काम आएगा। तो बड़ी चालाकी से कुछ 30-40 सालों बाद 1860s में ब्रिटिशर्स ने अचानक से अपना नक्शा बदल डाला। अपने मैप्स में वो ईस्ट साइड वाली रिवर को एज अ बाउंड्री बताने लग गए एकदम से। तो ये जो 1865 का आप एक मैप देख सकते हैं हम स्क्रीन पर, इस मैप में दोस्तों ब्रिटिशर्स ने ईस्ट साइड वाली नदी को यूज किया एज अ बाउंड्री बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड किंगडम ऑफ नेपाल। उस वक्त दोस्तों किंगडम ऑफ नेपाल को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि ये छोटा सा लैंड था और नेपाल के पर्सपेक्टिव से ये ज़्यादा यूज़ का नहीं था।
इसमें ना के बराबर लोग रहते थे, बहुत डिफिकल्ट टेरेन था और सिर्फ एक रास्ता गुजरता था इससे जो पिलग्रिमेज रूट था कैलाश मानसरोवर तक जाने के लिए। तो नेपाल ने सोचा जाने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा हमें, ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर सकते हैं इसे। और तब से लेके दोस्तों जब तक इंडिया ब्रिटिश राज से आजाद था वही बॉर्डर कंसिडर किया गया और इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद भी वही बॉर्डर चलता रहा। नेपाल के जो मोनार्क्स थे, नेपाल में डेमोक्रेसी काफी लेट आई थी, 1990 में नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना था, उससे पहले मोनार्की थी इनके वहां पर। तो जो नेपाल के मोनार्क्स थे उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस अनऑफिशियल बॉर्डर से। अपने गवर्नमेंट मैप्स बनाते वक्त वो इस एरिया को नेपाल के मैप से बाहर ही रखते थे। 1960s में जब इंडिया चाइना के बीच में तनाव बढ़ने लग रहा था, इंडिया चाइना की वॉर भी हुई थी, तब इंडियन आर्मी ने इस एरिया में मिलिट्री पोस्ट खड़ी करी। परमिशन ली थी मोनार्की से उस वक्त और तब नेपाल की मोनार्की को फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इससे, इंडिया की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने परमिशन दे दी और तब से लेके आज तक दोस्तों इस एरिया में इंडियन आर्मी की प्रेजेंस है, इंडिया की मिलिट्री पोस्ट लगी हुई है। 1962 के बाद से इंडिया और नेपाल दोनों कंट्रीज अपने मैप्स में लिपू लेक और कालापानी रीजन्स को दिखाती आई हैं, लेकिन ये पहली बार है कि नेपाल ने ये लिम्पियाधुरा वाला रीजन अपने मैप में दिखाया हो। ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट का इशू है ये पहली बार 1990s के बाद खड़ा हुआ जब नेपाल में डेमोक्रेसी आई और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो फाइनली एक्सेस कर पाई पुराने हिस्टोरिकल पेपर्स को ये देखकर कि जो हमारी मोनार्की थी ये किस तरह से बॉर्डर्स डिफाइन करती थी और इन्होंने फिर रियलाइज़ किया कि ये जो एरिया है नहीं ये नेपाल को बिलोंग करना चाहिए और तब से लेकर ये इसे डिस्प्यूटेड एरिया की तरह डिफाइन करते आए हैं। जुलाई 2000 में इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और उस वक्त के नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने इस इशू को लेकर बातचीत करी। बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए इन्होंने साथ में मिलकर फील्ड सर्वेस कंडक्ट कराए कि एग्जैक्टली काला पानी के रीजन में कहाँ पर ये बाउंड्री होनी चाहिए। लेकिन ये एग्रीमेंट दोस्तों बीच में अटक गई जब इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया कि वहाँ से इंडियन आर्मी की प्रेजेंस हटाएंगे, तो ये बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई थी। मई 2015 में इंडिया और चाइना ने एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन करी कि वो लिपू लेक पास को एज ए ट्रेड रूट यूज करेंगे और ये वो पॉइंट था दोस्तों जहां से इंडिया और नेपाल के रिलेशंस बिगड़ने शुरू हो गए। उस वक्त 2015 में ही नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई इस चीज़ को लेकर और प्रोटेस्ट जताया। उन्होंने कहा था कि ये काला पानी का जो रीजन है ये नेपाल के अंदर आता है। इंडिया चाइना दोनों के अगेंस्ट उन्होंने इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट किया। राइट, नेपाल। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है ये किसको राइटफुली बिलोंग करता है, इंडिया को या नेपाल को? इस सवाल को आंसर करने के लिए दोस्तों मैं दोनों साइड्स की आर्गुमेंट प्रेजेंट करूं। नेपाल अपनी तरफ से ये आर्ग्यू करता है कि सुगौली ट्रीटी आखिरी ट्रीटी थी जिसमें दोनों साइड्स एग्रीमेंट में थी, उसके बाद कोई ऐसी ट्रीटी नहीं की गई जिसमें दोनों साइड्स एक दूसरे से एग्री करती हों, इसलिए हम सुगौली ट्रीटी को ही एज अ बेसिस लेकर चलेंगे और उसके बेसिस पर ये जो एरिया है ये हमारा होना चाहिए, क्योंकि उस ट्रीटी में डिफाइन किया गया है कि महाकाली रिवर के अकॉर्डिंग हमारी वेस्टर्न बाउंड्री डिफाइन करी जाएगी और जहां पर ये रिवर दो में बट रही है उसमें क्लियर दिख रहा है कि बड़ी वाली रिवर महाकाली रिवर है, इसलिए ये एरिया अपने अंडर आ। अब इंडिया के फेवर में जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि इतने सालों से नेपाल ने इस चीज को लेकर कुछ नहीं कहा, कब से दशकों से चली आ रही है ये चीज, 1860s के बाद से यही अनऑफिशियल बाउंड्री यूज करी गई है। तब तो नेपाल ने कुछ नहीं कहा, ना ही नेपाल के मोनार्क को वहां पर प्रॉब्लम हुई, तो अब अचानक से इस इशू को उठाने का क्या तुक बनता है, फालतू में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का क्या तुक बनता है? और इसके काउंटर में नेपाल आर्ग्यू कर सकता है कि 1990s के बाद ही नेपाल में डेमोक्रेसी आई है, उससे पहले तो मोनार्क का रूल चल रहा था और मोनार्क अपनी मर्जी चलाता था, जनता की मर्जी कभी नहीं सुनी गई और मोनार्क का कहना था कि अनऑफिशियल बाउंड्री यूज करी जाएगी तो हम मोनार्क की क्यों सुने, अब हमारे पास डेमोक्रेसी आई। और यहाँ पर इंडिया के फेवर में एक और आर्ग्यूमेंट है कि 1990s के बाद भी जब नेपाल डेमोक्रेटिक बन भी गया था फिर भी नेपाल ने इतने सालों तक लिम्पियाधुरा वाले रीजन को अपने अंडर नहीं डिक्लेयर किया था, अब एकदम से क्या कर दिया कि अब नया पॉलिटिकल मैप आ गया। तो ये दोनों साइड्स की आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है दोस्तों, आपने पूरी हिस्ट्री सुन ली, आपने दोनों साइड्स की आर्ग्यूमेंट सुन ली, आपके हिसाब से ये जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया है ये किसे राइटफुली बिलोंग करता है, इंडिया को या नेपाल को? आप अपनी राय नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बताइए। और अब मैं आपको यहाँ पर अपनी राय बताऊंगा। मेरी राय में दोस्तों अगर हम इस सिचुएशन को ज्योग्राफिकली देखें तो यहाँ पर नेपाल सही है। अगर हम सुगौली ट्रीटी के अकॉर्डिंग जाएं तो कहती है कि महाकाली रिवर के अकॉर्डिंग ही हमें नेपाल की वेस्टर्न बाउंड्री डिफाइन करनी है, तो ये बड़ा क्लियर है जब नदी दो में बढ़ती है वेस्ट वाली नदी ही बड़ी नदी है, उसी को ही एज अ बाउंड्री यूज किया जाना चाहिए और इस लॉजिक से नेपाल सही है। लेकिन अगर आप इन सिचुएशन को प्रैक्टिकली और हिस्टोरिकली देखें तो मेरी राय में इंडिया सही है, तो रीजन इंडिया को बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि 1860 के बाद से ब्रिटिशर्स भी इसी को बाउंड्री की तरह यूज करते आए हैं। और अगर नेपाल के राजा महाराजाओं को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इतने सालों बाद तक यही अनऑफिशियल बॉर्डर चलता रहा, तो एकदम से नेपाल बोले कि नहीं हमें वही पुराने वाला बॉर्डर चाहिए, आज से 100 साल पुराने वाला, तो
ये सेंस नहीं बनाता कुछ। अगर हर कंट्री ऐसा ही करने लग गई तो बात नहीं बनेगी। जरा सोच कर देखिए, अगर जर्मनी फ्रांस के बीच में ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पर जर्मनी बोले कि ये फ्रांस के अंदर ये वाला रीजन हमें चाहिए क्योंकि हमारे पुराने किंगडम्स के टाइम पे ये रीजन हमारे अंडर हुआ करता था। हालांकि पिछले 100 सालों से ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अब हमें चाहिए वो पुराने टाइम के लिए। ऐसे बात नहीं बनेगी। ऐसी कितनी कंट्रीज होंगी, कितने बॉर्डर्स होंगे दुनिया भर में ऐसे, जहाँ पर पहले कुछ वॉर हुआ करता था, अब कुछ नया सेट हो गया यहाँ पर। और तीसरा, अगर लॉजिकली सोचे तो ये कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए। इंडिया और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर है वो तो वैसे भी नाम का है। इंडियंस नेपाली वैसे भी बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, बिना पासपोर्ट वीजा के रह सकते हैं, काम कर सकते हैं वहां पर। तो ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है, इसमें क्या स्पेशल होगा? नेपाली इंडियंस आज भी वहां पर रह सकते हैं, काम कर सकते हैं जिन्हें रहना है। जो सड़क बनाई गई है उसे दोनों नेपाली इंडियंस यूज कर सकते हैं। तो बात कंट्रोवर्सी है किस चीज की? बस अपने पॉलिटिकल मैप पे इसे रिप्रेजेंट करना। एक चीज जरूर मैं मानता हूं यहाँ पर कि इंडियन गवर्नमेंट को और फ्रेंडली होना चाहिए था नेपाल की सरकार के साथ। यानी कि रोड बनाने से पहले नेपाल के साथ बात करी जा सकती थी कि हम यहाँ पर रोड बनाने जा रहे हैं, इससे दोनों कंट्रीज का फायदा होगा। हमारे कैलाश मानसरोवर वाले यात्रियों के लिए रोड बनाई जा रही है और हमारे लिए स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है इस जगह का, तो साथ में मिलकर एग्रीमेंट हो जाती है। लेकिन आज के दिन क्या होने लग रहा है, सोशल मीडिया पे इंडियंस नेपालियों का मजाक उड़ा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। नेपाली लोग इंडियंस के खिलाफ हेट कमेंट्स डाल रहे हैं। कुछ इंडियन पॉलिटिशियंस हैं जो कह रहे हैं कि नेपाली, ये सारे नेपाली चाइना को बिक चुके हैं। कुछ नेपाल के प्रधानमंत्री कहने लग रहे हैं कि देखो इंडिया का जो वायरस है वो कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। इस तरह से तो नहीं चल सकती ना दोनों कंट्रीज के बीच में दोस्ती होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडियंस और नेपाली इतने ज़्यादा एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हैं। ज़रा सोच कर देखिए कितने नेपाली लोग इंडियन आर्मी में भी। बिल्कुल सही बात है। ये चाइना वाली चीज़ पर भी मैं एक बारी बात करना चाहूँगा कि कुछ इंडियंस कहने लग रहे हैं कि चाइनीज़ ने नेपालियों को खरीद लिया है, क्योंकि नेपाल में इस वक्त जो रूलिंग पार्टी है वो कम्युनिस्ट पार्टी है। तो क्योंकि चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है, तो कह रहे हैं कि चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस आ गया नेपाल के ऊपर। अब बाकी और इश्यूज़ में कुछ हद तक ये सही हो सकता है, लेकिन इस स्पेसिफिक इशू की अगर हम बात करें, जो बॉर्डर डिस्प्यूट चलने लग रहा है, मेरा मानना है कि इसमें चाइना का कोई लेना देना नहीं है। और इसके पीछे रीजंस क्या हैं, मैं आपको रीजंस बताता हूँ। पहला रीज़न तो यह है कि 2015 में जब इंडिया चाइना की ट्रेड एग्रीमेंट हुई थी लिपुलेख रीजन को लेकर, तो नेपाल ने दोनों कंट्रीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था और इंडिया और चाइना दोनों एक दूसरे से रिलेशंस बना रहे थे, जबकि नेपाल दोनों के अगेंस्ट था वहाँ पर। और दूसरा रीज़न ये है कि नेपाल में जो ऑपोजिशन पार्टी है उसकी भी सेम राय है इस इशू को लेकर जो उनकी रूलिंग पार्टी की है। वहाँ की सारी पार्टीज ऑलमोस्ट इस इशू पर यूनाइटेड हैं कि हम इस एरिया को अपना मानते हैं। तो ये कहना कि फिर चाइना का इन्फ्लुएंस है एक पार्टी को लेकर, सेंस नहीं बनाता, लॉजिक नहीं बनता यहाँ पर। एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं उम्मीद करता हूँ दोनों कंट्रीज बातचीत से इस पूरे मसले को सुलझा सकें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेपालीज और इंडियंस के बीच में जो कनेक्शन है और जो रिलेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत डीप है। कितने सारे नेपाली लोग इंडिया में काम करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, आर्मी के अंदर काम करते हैं। और इस इशू के सोल्यूशन को ढूंढते वक्त दोनों साइड्स को यहाँ पर सेंसिटिव रहना पड़ेगा, एक दूसरे की बात समझनी पड़ेगी, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव समझने पड़ेंगे ताकि सोल्यूशन निकल पाए। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है आप सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर, जहाँ पे आपको कई नए फीचर्स भी मिलेंगे सपोर्ट करने के रिटर्न में, जैसे कि एक व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पर मैं बात करता हूँ पेट्रियंस के साथ और नए इश्यूज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और दूसरा ऑप्शन है, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे मेंबर बन के ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पूरा वीडियो देखा ध्रुव राठी का, यार बहुत गर्मी हो गई, पसीने पसीने हो गए, लेकिन बिल्कुल पता ही नहीं चला। मैं इतना विलीन हो गया वीडियो के अंदर, इतना क्लियर करके बताया है ध्रुव राठी ने कि मतलब मुझे तो बोलने की शायद ज़रूरत ही नहीं है अब तो, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलूँगा भी नहीं इस मुद्दे पे, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बना दी हैं इस मुद्दे के ऊपर। बार बार वही एक चीज़ की काला पानी किसके अंदर है, नेपाल के अंदर है, इंडिया के अंदर है। ध्रुव राठी ने पूरा क्लियर कर दिया, मतलब हर एक चीज़ को छान के लेके आया ये बंदा और पूरा क्लियरिफाई कर दिया है। एक चीज़ से तो मैं बहुत ज़्यादा सहमत हुआ ध्रुव राठी से कि यार ये मुद्दा उठना ही नहीं चाहिए। मतलब ये डिस्प्यूट है या बॉर्डर है, मैप में दिखाना चाहते हो दोनों कंट्रीज, नेपाल अपने मैप में दिखाना चाहती है इस एरिया को या फिर इंडिया अपने मैप में दिखाना चाहता है इस एरिया को, इससे मतलब क्या बनता है। लेकिन बॉर्डर तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो इंडिया और नेपाल का तो बॉर्डर है ही नहीं। दोनों ऐसे हैं कि मतलब मान लो कि एक ही देश हो, एक ही घर में रह रहे हैं। नेपाल के लोग इंडिया में आके रह सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, कर रहे हैं बल्कि, और इंडिया के लोग नेपाल में जाके जॉब करते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं। ऐसा है बिल्कुल, दोनों कंट्रीज़ को बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है कि कोई वीज़ा देने की हो, पासपोर्ट दिखाने की कुछ भी ज़रूरत ही नहीं है। तो मतलब बॉर्डर बना के करोगे क्या? मैप में दिखाना चाहते हैं
से मैप को और ज़्यादा सजाना चाहते हैं दोनों कंट्रीज़, या फिर अब एक बॉर्डर बना देंगे कि हाँ भाई वीज़ा चाहिए हमको तो नेपाल जाने के लिए, नेपाल से इंडिया में आने के लिए वीज़ा चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को इसमें नुकसान भी होगा, इंडिया के लोगों को भी और नेपाल के लोगों को भी नुकसान हो जाएगा। एक ही घर में अगर दीवार खड़ी कर दोगे तो बिल्कुल दोनों साइड में परेशानियाँ होती हैं, फैमिली को भी परेशानी होगी। दोनों कंट्रीज एक फैमिली की तरह है, तो इसको अलग नहीं करना है, साथ में मिल के रहना है, इस मुद्दे को हल करना है बैठ के तरीके से। वीडियो देखे तो पता चली गया होगा सबको कि ये जो काली नदी है या फिर जो लिपू लेक है, काला पानी है, ये एक्चुअली में आता किसके अंदर है, नेपाल के अंदर या इंडिया के अंदर। जैसा कि ध्रुव राठी ने बताया कि अगर हम लोग ज्योग्राफिकली देखें तो ये एरिया पूरा का पूरा नेपाल के अंदर आता है, और अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ये एरिया पूरा का पूरा इंडिया के अंदर आता है। तो इस मुद्दे को दोनों गवर्नमेंट बैठ के आराम से तसल्ली से बिल्कुल सारे के सारे जो भी हिस्टोरिक प्रूफ हैं, कागज़ वगैरह हैं, उसको दिखाएं। क्योंकि नेपाल में पहले मोनार्क थी, डेमोक्रेसी 1990 में आई थी, तब मोनार्क पब्लिक की सुनती भी नहीं थी, अपनी मर्ज़ी से चलती थी, जो उसको अच्छा लगता वही कराती थी। और हाँ, एक चीज़ और दोस्तों, जो कि अभी ध्रुव राठी ने बोला था कि मानसरोवर सड़क को लेकर के इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आई है दोनों के बीच में। अब इसमें क्या हुआ था, नेपाल ने बोला कि भाई अगर तुम सड़क बना रहे थे तो कम से कम तुमको एक बार पूछना तो चाहिए कि अगर वो डिस्प्यूटेड एरिया है, नेपाल की तरफ से वो डिस्प्यूटेड एरिया है और इंडिया की तरफ से वो डिस्प्यूटेड एरिया है ही नहीं। इंडिया बोलता है कि ये हमारी ज़मीन के अंदर हमने सड़क बनाई, और नेपाल बोलता है कि नहीं वो डिस्प्यूटेड एरिया वो हमारी कंट्री के अंदर आता है। तो जब ऐसा वो कंट्री सोच रही थी, जब हमको अगर रिलेशन अच्छे बनाने थे तो इंडिया को एक बार पूछना चाहिए था बैठ के कि भाई हम ऐसे सड़क बना रहे हैं, एग्रीमेंट साइन कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चलो ठीक है अपने अंदर ज़मीन है। इंडिया बोल रहा है कि हमारे अंदर ये ज़मीन है, लेकिन नेपाल को तसल्ली देने के लिए कम से कम बातचीत तो करनी चाहिए थी। ये इस बात में पूरा सहमत हूँ ध्रुव राठी की तरफ से कि इस पर इंडिया को जाके बात करना चाहिए था कि भाई हम इधर सड़क बना रहे हैं। बाकी हम लोगों ने वीडियो देखा, पूरा क्लेरिफिकेशन करके बताया ध्रुव राठी ने कि ये मुद्दा क्या है, क्यों उठा और इसमें सही कौन है। और चाइना इसके अंदर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है और जो वहाँ के जो अगेंस्ट में है, जो पार्टी उनके अगेंस्ट में है, वो दोनों पार्टी एक हो गई हैं इस मुद्दे को लेकर के। बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ में तो ऐसा होता ही नहीं है, दोनों पार्टी एक दूसरे के अगेंस्ट में रहती है, वो अगर किसी का साथ दे रहे तो वो उसका साथ देंगे ही नहीं, दोनों पार्टी ऐसी होती है। लेकिन नेपाल यूनाइट हो गए हैं दोनों पार्टीज इस मुद्दे को लेकर के, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं फिर से वही सेम चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा दोनों कंट्री से कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द बैठ के सॉल्व किया जाए और इस मुद्दे को ज़्यादा आगे ना बढ़ाया जाए, दोनों कंट्रीज़ के संबंध को बरकरार रखा जाए, इसी यारी दोस्ती को, भाईचारे को इस तरह से बढ़ावा दिया जाए और इस महामारी के समय में एक दूसरे की सहायता की जाए, ना कि नफरत फैलाई जाए। क्योंकि बहुत सारे नेपालीज़ हैं वो इंडियंस के लिए बहुत सारे हेट कमेंट्स दे रहे हैं, और जो इंडियंस है वो नेपालीज़ के बारे में बहुत सारे हेट कमेंट्स दे रहे हैं। तो हेट कमेंट्स करने से कुछ नहीं होगा, दोनों के बीच में नफरत पैदा होगी, दोनों एक दूसरे से नफरत कर लेंगे। तो प्लीज़ ऐसे मत करो यार, प्लीज़ ऐसे मत करो, प्यार भरे कमेंट्स दो ताकि दोनों एक दूसरे को समझें और ये मुद्दा लड़ाई झगड़े तक ना जाए। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से बस। और दोस्तों लास्ट में बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय ज़रूर देना, और अगर मेरे मुँह से कुछ गलत निकला हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। बाकी अगर इस वीडियो के अंदर सच्ची न्यूज़ है और असली न्यूज़ है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये फेक है तो इसको शेयर मत कीजिएगा। ओके हाँ दोस्तों, आप लोग अपना प्यार मुझे यूँ ही बरकरार रखिए और मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इस तरह की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।